बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन अली। वेलकम टू इन्फो एट अली। नाज़रीन, 13वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में शुमाली मगरबी एशिया की चरागाहों से एक ऐसा बगोला उठा जिसने दुनिया की बुनियादों को तहओबाला करके रख दिया। चंगेज़ खान की सफाक दानिश की रुत पर सवार मंगोल मौत और तबाही का हरकारा साबित हुए, और देखते ही देखते शहर के बाद शहर, इलाके के बाद इलाका और मुल्क के बाद मुल्क उनके आगे सरंगूं होते चले गए। महज चंद अशरों के अंदर अंदर खून की होली खेलते, खोपड़ियों के मीनार खड़े करते, हंसते बसते शहरों की राख उड़ाते, चंगेज़ खान के जर्नैल बीजिंग से मास्को तक फैली दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी मुतसिल सल्तनत के मालिक बन गए, जिसे तारीख ने मंगोल सल्तनत के नाम से याद किया है। और हमारी आज की वीडियो का मौजू भी मंगोल सल्तनत है। नाज़रीन, मंगोल कौन थे? मंगोलों की फतूहात और ज़वाल पर बाकायदा गुफ्तगू शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाज़रीन, मंगोल कौम ऐसे खाना बदोश कबीलों पर मुश्तमिल थी जो माहिर घुड़सवार थे और जो मवेशी पालने के अलावा शिकार और तजारत करने से भी अपना गुज़र बसर करते थे। उन तमाम कबाइल में मंगोल भी एक कबीला था। उस ज़माने में ज़्यादातर कौमों में सिर्फ फ़ौजी ही जंगबाजी सीखते थे, जबकि मंगोलों का तकरीबन हर मर्द जिसके पास घोड़ा होता एक माहिर जंगजू और माहिर तीरंदाज था। हर कबीले का अपना अपना सरदार होता था जिसे खान का लक़ब दिया जाता था। कबायली हर सूरत में अपने सरदार के वफादार रहते। नाज़रीन, मंगोलों के रहन सहन की बात की जाए तो तारीख से पता चलता है कि ये खाना बदोश लकड़ी के बने हुए गोल खैमों में रहते थे जो दूर से मशरूम की तरह दिखाई देते। मंगोल हर वो चीज़ जो खाई जा सके खाते थे। मौरखीन लिखते हैं कि मंगोल कुत्ते को बड़ी रगबत से खाते थे और लूमड़ियाँ और भेड़िए उनके दस्तरखान की जीनत होते थे। खाने को कुछ ना मिलता तो मंगोल इंसान का गोश्त खाने और खून पीने से भी दरेग नहीं करते थे। जहाँ तक मंगोलों के मज़हब का ताल्लुक़ है तो वो शमनिज़म और डेंगरिज़म मज़हब के पैरोकार थे। उनका अकीदा था कि शमन रूहों को कंट्रोल करता है और हमारी हिफाजत करता है। नाज़रीन, मंगोलों की तारीख पर बात करते हुए अगर खमीर का जिक्र ना किया जाए तो बात अधूरी रह जाती है। खमीर मंगोलों की कशीद करदा मशहूर ज़माना शराब थी जिसे वो घोड़ियों के दूध से तैयार करते थे। ये शराब पीकर गुलगपारा मचाना, शोर करना और मखसूस डोल की ताप पर रक़्स करना और एक दूसरे को ललकारना उनके मज़हब का हिस्सा था, जो उनका पेशवा यानी शमन खुद करवाता था। नाज़रीन, मंगोल कबीले 20 साल तक एक दूसरे से लड़ते रहे। आखिरकार तकरीबन 27 मंगोल कबीले तमोजन नामी एक सरदार की सरबराही के तहत सन 1162 ईस्वी से 1227 ईस्वी के दौरान मुत्तहद हो गए। उन कबीलों को मजमूई तौर पर तातार कहा जाता था, मगर कुछ मौरखीन ने मंगोलों के तातार होने से इनकार किया। उनका कहना है कि मंगोल कबीले के अलावा बाकी कबीले तातार थे, मगर जब तातारियों ने मंगोल लश्करों के साथ यूरोप का रुख किया तो वहाँ उन्हें मजमूई तौर पर तातार या तार तार कहा जाने लगा। सन 1206 ईस्वी में मंगोलों ने तमोजन को चंगेज़ खान का लक़ब दिया। उस लक़ब का मतलब ताकतवर हुक्मरान या आलमगीर हुक्मरान है। उसके अलावा उसे खाकान यानी अजीम खान का लक़ब भी दिया गया। नाज़रीन, मंगोलों के यहाँ एक अजीब रस्म थी कि अपने बेटे का नाम अपने सबसे बड़े दुश्मन के नाम पर रखते थे। जैसे चंगेज़ खान का असल नाम तमोजन था और ये नाम उसके बाप ने अपने एक दुश्मन तमोजन को मारकर उसी के नाम पर अपने बेटे का नाम तमोजन रख दिया। चंगेज़ खान के लश्कर ऐसे तीरंदाजों पर मुश्तमिल थे जो कि घोड़ों पर सवार होकर भी तीर चलाने में माहिर थे, इसलिए वो इतनी तेज़ी से हमला कर सकते थे कि दुश्मन उनका मुकाबला नहीं कर पाते। अक्सर मुख्तलिफ लश्कर एक ही वक्त में मुख्तलिफ इलाकों पर हमला आवर होते। इसी तरह मैदान जंग हज़ारों मील तक फैला होता। इनकारटा इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक चंगेज़ खान जंगबाजी के लिहाज से सिकंदर आज़म या नेपोलियन अव्वल से बहुत आगे था। चंगेज़ खान के ज़माने में रहने वाले फ़ारसी मौरख जोज़जानी ने उसके बारे में लिखा है कि वो बड़ी तवानाई, इम्तियाज़, जहानत और समझदारी का मालिक था।
مگر جوزجانی نے چنگیز خان کو قصائی کا لقب بھی دیا۔ شمالی چین کا علاقہ مانچو نامی ایک قوم کے قبضے میں تھا۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو کن یعنی سنہری سلطنت کا نام دیا۔ مانچو کے علاقے تک پہنچنے کے لیے چنگیز خان کے لشکروں کو صحرائے گوبی کو پار کرنا پڑا، مگر یہ ریگستان بھی ان خانہ بدوشوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کا دودھ اور ان کا خون پی کر اسے صحیح سلامت پار کر لیا۔ البتہ چین اور مانچو پر فتح حاصل کرنے میں چنگیز خان کو تقریباً 20 سال لگ گئے۔ جب آخر کار چین اس کے قبضے میں آ گیا تو اس نے وہاں کے عالموں، کاریگروں، تاجروں اور انجینئرز کو کام پر لگا لیا تاکہ وہ اس کے لیے دیواریں توڑنے والی اور پتھر پھینکنے والی مشینیں بنائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے چنگیز خان کے لیے بارود والے بم بھی تیار کیے۔ شہرائے ریشم بھی چنگیز خان کے قبضے میں آ گئی۔ اس کے ذریعے وہ مغربی قوموں کے ساتھ اور خاص طور پر ترکی کے سلطان محمد کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا۔ جس وسیع علاقے پر سلطان محمد حکمرانی کر رہا تھا اس میں آج افغانستان، تاجکستان، ترکمانستان، پاکستان اور ایران شامل ہیں۔ سن 1218 عیسوی میں منگول ایلچی سلطان محمد کی سلطنت کی سرحد پر پہنچے۔ وہ تو محض تجارتی معاہدے کے لیے آئے تھے، مگر وہاں کے نگران نے ان سب کو قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں منگولوں نے اس مسلم ملک پر دھاوا بول دیا۔ وہ سیلاب کی طرح سلطان محمد کی سلطنت پر ٹوٹ پڑے۔ 3 سال تک وہ لوٹتے اور شہروں اور زمینوں کو آگ لگاتے رہے۔ انہوں نے سلطان محمد کی رعایا میں خون کی ندیاں بہا دی۔ صرف ایسے لوگ زندہ بچ گئے جن کا کوئی ایسا ہنر تھا جو منگولوں کے کام آ سکتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق منگول لشکر تقریباً 2 لاکھ جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ انہوں نے آذربائیجان اور جارجیا سے گزر کر کوہ کاف کے شمال میں واقع میدانوں کا رخ کیا۔ راستے میں انہوں نے ان کا سامنا کرنے والی ہر فوج کو شکست دی۔ ان میں 80,000 سپاہیوں پر مشتمل روسی فوج بھی شامل تھی۔ آخر کار انہوں نے بیرہ خضر کے ارد گرد کے پورے علاقے پر قبضہ جما لیا۔ انہوں نے 13,000 کلومیٹر یعنی تقریباً 8,000 میل گھوڑوں پر سفر طے کیا۔ کئی تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ یہ تاریخ میں ہونے والی سب سے بڑی فتح تھی جسے ایک گھڑ سوار فوج نے حاصل کیا۔ چنگیز خان نے بعد میں آنے والے منگول حکمرانوں کے لیے مثال قائم کی۔ انہوں نے اس مثال کی نقل کرتے ہوئے مشرقی یورپ پر حملہ کیا۔ چنگیز خان کی پسندیدہ بیوی نے 4 بیٹوں کو جنم دیا۔ تیسرے بیٹے کا نام اکتائی خان تھا اور اسی کو چنگیز خان کی موت پر خاقان بنایا گیا۔ جن علاقوں پر اس کے والد نے فتح حاصل کی تھی، اکتائی خان نے ان کے مقامی سرداروں سے خراج وصول کرنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ اس نے شمالی چین میں واقع کن نامی سلطنت کے باقی حصوں پر بھی قبضہ جما لیا۔ منگول اپنی کامیابی کے نتیجے میں جلد ہی عیش و عشرت کی زندگی کے عادی ہو گئے۔ اپنی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے اکتائی خان نے نئے نئے علاقوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے یورپ پر حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ جنوبی چین میں واقع سنگ نامی سلطنت پر بھی حملہ کیا۔ یورپ میں اس نے فتح حاصل کر لی اور سنگ سلطنت پر بھی قبضہ کر لیا۔ سن 1236 عیسوی میں 1.5 لاکھ منگول جنگجو یورپ کی طرف بڑھنے لگے۔ سب سے پہلے انہوں نے دریائے وولکا کے علاقے پر حملہ کیا، پھر انہوں نے دیگر روسی شہروں پر چڑھائی کی۔ اس کے بعد منگولوں نے پیشکش کی کہ اگر انہیں روسی شہروں میں موجود تمام مال کا 10واں حصہ دیا جائے تو وہ ان کو تباہ نہیں کریں گے، لیکن روسیوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا منگولوں نے پتھر پھینکنے والی مشینوں کے ذریعے ان شہروں پر پتھر اور مٹی کا تیل برسایا۔ جب ایک شہر کی دیوار گر جاتی تو منگول اس شہر کے باشندوں میں اس حد تک خون ریزی کرتے تقریباً کوئی شخص زندہ نہیں بچتا۔ منگول لشکر پولینڈ اور ہنگری میں تباہی مچاتے ہوئے اس علاقے کی سرحد پر پہنچے جو آج جرمنی کہلاتا ہے، مگر ابھی یورپ کے لوگ اس بات کی توقع کر ہی رہے تھے کہ منگول ان پر حملہ آور ہوں گے، مگر کوئی ایسی بات واقع نہیں ہوئی، کیونکہ دسمبر 1241 عیسوی میں اکتائی خان فوت ہو گیا۔ اس لیے تمام فوجی کمانڈر ایک نئے حکمران کو منتخب کرنے کے لیے منگولیا کے دارالحکومت قراقرم واپس لوٹے، جو 6,000 کلومیٹر یعنی تقریباً 4,000 میل دور واقع تھا۔ اکتائی خان کے بیٹے قیوق خان کو خاقان کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا۔ قیوق خان کی تخت نشینی کے وقت ایک اطالوی راہبر بھی دربار میں حاضر تھا۔ اس نے 15 مہینے کا سفر طے کیا تاکہ وہ قیوق خان تک
पोप इनोसेंट चहारम का एक पैगाम पहुंचाए। पोप ने मंगोलों से ये वादा चाहा कि वो दोबारा से यूरोप पर हमला नहीं करेंगे। उसके अलावा वो उन्हें ईसाई मज़हब को कबूल करने की तरगीब देना चाहता था। कोयूह खान ने ऐसा वादा करने से इनकार किया। उसने पोप को यह पैगाम भेजा कि बादशाहों का एक टोला अपने साथ लाकर मेरे पास आओ और मेरी ताज़ीम करो। नाज़रीन, सन 1251 ईस्वी में मंगू खान अगला खाकान बना। अपने भाई किबलाई खान समेत उसने जनूबी चीन में वाक़ सुंग सल्तनत पर हमला किया। उसके साथ साथ मंगोलों के एक और लश्कर ने मगरब का रुख किया। उस लश्कर ने शहर बगदाद को खाक में मिला दिया और शहर दमिश्क को शिकस्त दी। उस वक्त ईसाई मुसलमानों के ख़िलाफ़ सलीबी जंग लड़ रहे थे। वो ये देखकर बहुत खुश हुए कि मुसलमानों ने मंगोलों के हाथों शिकस्त खाई है। यहाँ तक कि बगदाद में रहने वाले ईसाई अपने मुसलमान पड़ोसियों को कत्ल करने लगे और उनके घरों को लूटने लगे। अब ऐसा लग रहा था कि मंगोल लश्कर मुसलमान दुनिया को तबाह बर्बाद कर देगा। मगर ऐन उस वक्त मंगू खान की मौत की खबर मिली। एक बार फिर मंगोल फ़ौज अपने वतन वापस लौटी। उन्होंने सिर्फ 10,000 सिपाहियों को सरहद की हिफाजत के लिए खड़ा किया। थोड़े ही अरसे बाद मिस्री फ़ौज ने इस कतरन छोटे लश्कर का नामो निशान मिटा दिया। ताहम जनूबी चीन की जंग में मंगोल लश्कर ने सुंग सल्तनत के ख़िलाफ़ फतह हासिल कर ली। किबलाई खान उस सल्तनत पर हुकूमत करने लगा और उसे युआन का नाम दिया गया। उसने एक नया दारुल हुकूमत तामीर किया जो आज तक बीजिंग के नाम से मशहूर है। सन 1279 ईस्वी के लगभग किबलाई खान ने चीन के उन इलाकों पर भी फतह हासिल कर ली जहां सुंग सल्तनत के हमायती बाकी थे। इस तरह चीन तकरीबन 370 साल बाद पहली बार मुत्तहिद हो गया। नाज़रीन, सन 1300 ईस्वी के लगभग मंगोलों की सल्तनत में शुगाह पड़ने लगे। चंगेज़ खान की औलाद में से बाद अफराद ताकत आजमाई करने लगे। उसके नतीजे में मंगोल सल्तनत के दीगर हिस्सों में मुख्तलिफ खान हुकूमत करने लगे। उसके अलावा मंगोल उन इलाकों की तहजीबों को अपनाने लगे जिन पर उन्होंने फतह हासिल कर ली थी। चीन में किबलाई खान की औलाद एक दूसरे से ताकत आजमाई करने लगी जिसकी वजह से वो अपना इख्तियार खोने लगे। चीनी लोग नाकस हुक्मरानों, करप्शन और खराज के बोझ से उकता गए थे। लिहाजा उन्होंने सन 1368 ईस्वी में मंगोलों के तख्त को उल्टाकर युआन सल्तनत को ख़त्म कर दिया। एशिया और यूरोप पर मंगोल एक आंधी की तरह आए, थोड़े ही अरसे के लिए ज़ोरों पर रहे और फिर आंधी की तरह जल्द ही दब गए। इसके बावजूद मंगोलों ने एशिया और यूरोप के नक्शे पर अपना निशान छोड़ दिया। दर हकीकत आज भी मंगोलिया में चंगेज़ खान को बाबा कौम ख्याल किया जाता है। आज भी अगर कोई रेलगाड़ी में सवार होकर झील बेकाल से गुजर कर रास्ते में पड़ने वाला दरियाए ओनोन अबूर करे तो वो मंगोलिया पहुंच जाता है। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।